students, how are you all? Hope you all are good. I'm also good, Alhamdulillah. Welcome to your online class Introduction to Psychology. Introduction to Psychology हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसे हम लोग कवर कर चुके हैं व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इन द रियल वर्ल्ड, साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ एंड सब डिसिप्लिन्स ऑफ साइकोलॉजी. Now, our today's topic is the origins of psychology. In this section, we will look briefly at the origins of the two main forms of psychology. Two main forms कौन सी? The first is clinical practice and the other is science. The practice of psychology has deeper roots in human history than does the science of psychology. अब clinical practice जो है and science जो है वो दो forms हैं ओरिजिन्स ऑफ साइकोलॉजी में साइकोलॉजी की, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्क किया गया है वो प्रैक्टिस पर किया गया है, क्लिनिकल प्रैक्टिस पर. अब क्लिनिकल प्रैक्टिस पर किस तरह से वर्क किया गया है वो हम आगे हिस्ट्री में चल के देखते हैं. अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी पर प्रैक्टिकली किस तरह से हमारी हिस्ट्री में जो है वर्क किया गया है. सबसे पहले जो है आपका टाइम ड्यूरेशन प्री हिस्टोरिक है. प्री हिस्टोरिक व्यूज में एक टेक्निक है शमन्स और दूसरी है ट्रेफिनेशन. अब शमन्स एंड ट्रेफिनेशन के थ्रू जो है वो साइकोलॉजिकल एंड मेंटली इल पेशेंट्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट किया गया था. एज फार बैक एज द स्टोन एज 7,000 years ago and maybe even as long as 50,000 years ago. अब ये प्री हिस्टोरिक जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें 7,000 years and 50,000 years ago की बात है. Humans tried to cure their fellow humans of various mental problems. अब जो थे इंसान वो अपने फेलो ह्यूमन बींग्स जो थे उनको ट्रीटमेंट करते थे. उनका ट्रीटमेंट किस तरह से करते थे? दो टेक्निक्स थी प्री हिस्टोरिक व्यू के हवाले से, एक है शमन्स और दूसरी है ट्रेफिनेशन. अब मोस्ट प्री हिस्टोरिक कल्चर्स हैड मेडिसिन्स, men or women known as shamans who would treat the possessed by driving out the demons with elaborate rituals such as exorcisms, incantations and prayers. अब शमन्स के जो थ्रू था मेडिसिन दी जाती थी मैन और वुमेन उन लोगों को कि जिनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई ना कोई मेंटल इलनेस होती थी, उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए जो था मेडिसिन दी जाती थी. दूसरी टेक्निक इन्होंने बताई हुई है, इंट्रोड्यूस कराई हुई है, वो ट्रेफिनेशन की है कि ट्रेफिनेशन इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग अ स्मॉल होल इन अ पर्सन स्कल यूजुअली लेस देन एन इंच इन अ डायमीटर. अब आप सामने ये पिक्चर देख रहे हैं स्कल की, ये जो होल किया गया है ये ट्रेफिनेशन की टेक्निक थी कि ड्रिलिंग अ स्मॉल होल इन अ पर्सन स्कल टू रिलीज स्पिरिट्स एंड डेमन्स. उनको लगता था कि जो मेंटल इल पेशेंट्स हैं या जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके स्कल में जो था होल किया जाता था. ये होल इसलिए किया जाता है ताकि किक आउट कर सकें डेमन्स को या फिर डेमन्स को एंड इविल्स को. इस होल के थ्रू जो था उनको किक आउट किया जाता था. Some of these surgeries may have been for medical reasons such as an attempt to heal a brain injury. Some may also have been performed for psychological reasons. अब इस तरह की जो सर्जरीज की जाती थी वो दो रीजन से की जाती थी. एक तो मेडिकल रीजन होता था कि उसमें ब्रेन इंजरी जो होती थी उसको हील किया जाता था, उसको ट्रीट किया जाता था. दूसरा जो रीजन था वो साइकोलॉजिकल रीजन था with the goal of releasing the spirits and demons that possess the affected person. कि ऐसा बंदा जो affected है इस सर्जरीज के थ्रू जो था या इस होल के थ्रू जो था वो किक आउट किया जाता था उससे डेमन्स एंड डेविल्स को. अच्छा, इसके बाद आपका आते हैं एंशिएंट व्यूज. एंशिएंट ड्यूरेशन था टाइम ऑफ पीरियड. The first cultures to focus on natural and physical explanations for disorders were the ancient Egyptians and Greeks. अब सबसे जो पहले था एंशिएंट व्यू में या एंशिएंट टाइम ऑफ पीरियड में इजिप्टियंस एंड ग्रीक्स जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था फिजिकल एक्सप्लेनेशंस को कि जो है सुपर नेचुरल पावर के अलावा या सुपर नेचुरल जो चीजें हैं डेविल्स हैं डेमन्स हैं उनके अलावा जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बिहाइंड जो कॉज एक और हो सकता है वो फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं. अब एंशिएंट चाइनीज ने इस पे काम किया था, मेड कनेक्शन बिटवीन बॉडी ऑर्गन्स एंड इमोशंस. इन्होंने क्या कहा था, इमोशंस एंड बॉडीली ऑर्गन्स का आपस में जो था वो कनेक्शन बताया था. उसके अलावा एंशिएंट इजिप्टियंस एंड ग्रीक्स थे, उन्होंने नार्कोटिक्स जो थे वो जो पेन की ट्रीटमेंट थी उसके लिए नार्कोटिक्स यूज किया था. उसके अलावा हिप्पोक्रेट था, उसने इस पे काम किया था.
For example, in the 2nd century before the Common Era, the ancient Egyptians apparently used narcotics to treat pain. The Greek physician Hippocrates, अब जो ग्रीक फिजिशियन था हिप्पोक्रेट्स, इसने क्या काम किया था कि he was the first to write about a man suffering from a phobia of heights. इसने फोबिया ऑफ हाइट की बात की थी, इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको हम लोग एक्रोफोबिया भी कहते हैं. ये एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स. ठीक है, फियर ऑफ हाइट्स मीन मतलब कि ऊंचाई का खौफ. ये हिप्पोक्रेट जो था उसने इंट्रोड्यूस कराया था फियर ऑफ हाइट्स. ये आपके सामने 2 एग्जांपल हैं उसकी. Like the ancient Egyptians and Greeks who came later, the ancient Chinese जो थे, ancient Chinese ने क्या काम किया था? Ancient Chinese moved away from supernatural explanations toward natural and physiological explanation of psychological disorders. अब जो ancient Chinese थे उन्होंने कहा था कि supernatural explanations जो हैं psychological disorders जो प्री हिस्टोरिक व्यू में कहा गया था उनको कि supernatural जो हैं इस तरह की चीजें जो हैं वो डिसऑर्डर्स का काज बनती हैं. तो जो चाइनीज थे उन्होंने ये चीज जो थी वो चेंज की थी और उन्होंने फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई थी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पीछे फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी हो सकती हैं. अब स्पेसिफिकली दे मेड कनेक्शंस बिटवीन अ पर्सन्स बॉडी ऑर्गन्स एंड देयर इमोशंस. इन्होंने बॉडली ऑर्गन्स एंड इमोशंस के साथ जो था वो कनेक्शन, इनका कनेक्शन बताया था. अच्छा, इसके बाद आते हैं जी मिडिवल टू अर्ली मॉडर्न व्यूज. इसमें मिडिल एजेस जो हैं उनकी बात हो रही है कि सुपरनेचुरल कॉजेज वर ब्लेम्ड. अच्छा, यहाँ पर अगेन जो था जो चीज सुपरनेचुरल पावर पिछले जो थे इरा में खत्म कर दिया था, उन्होंने यहाँ पर आके दोबारा से कहा गया था कि सुपरनेचुरल जो हैं वो कॉजेज हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के. इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एजेस 400 to 1400 कॉमन इरा में, ये तक की बात है 400 to 1400 कॉमन इरा में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर अगेन अट्रीब्यूटेड टू सुपरनेचुरल कॉजेज. इन द वर्ल्ड व्यू दैट डोमिनेटेड दिस इरा एंड द रेनेसेंस 1400 to early 1600s, people were possessed by demon spirits and the devil, not by the physical disorders. अच्छा, अब यहाँ पे इनका कहना था कि जो सुपरनेचुरल हैं यही कॉजेज हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, ना कि फिजिकल जो हैं वो डिसऑर्डर्स हैं या फिजिकल रीजंस हैं. उसके बाद इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन वाज अ विच दे यूज सेवरल डिफरेंट टेक्निक्स. अब इन्होंने ये चीज देखने के लिए कि एक इंसान जो है वो सुपरनेचुरल उसके अंदर कॉज है या नहीं, ये चीज देखने के लिए इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कराई थी. समटाइम्स दे एक्यूज वाज prodded with a metal pole and spears. If he felt no pain, he was protected by the devil and therefore was a witch. अब इनका कहना था कि जी ये जो इस तरह का पेशेंट होता था, जो मेंटल इल होता था पेशेंट, उसको जो था वो चेन्स के अंदर या नेज़े के अंदर जो था वो कैद कर देते होते थे, उनको टाई कर देते होते थे. अब इनका कहना था कि अगर वो पेन फील करते थे तो इसका मतलब है कि उन पे जो है विच या डेविल या सुपरनेचुरल कोई इफेक्ट नहीं है, और अगर वो पेन फील नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं डेविल्स के थ्रू. ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय द डेविल एंड देयरफॉर वाज अ विच, इसलिए वो विच कंसीडर कर दिए जाते होते थे. अब अनदर कॉमन मेथड वाज द फ्लोर टेस्ट. अब उन्होंने जो दूसरा मेथड दिया था वो फ्लोर टेस्ट का था, ये चेक करने के लिए कि विच क्रॉप्ड है या नहीं है या विच का इफेक्ट है या नहीं इंसान के ऊपर. फ्लोर टेस्ट जो था वो दूसरी टेक्निक इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी. इन अ फ्लोर टेस्ट द पर्सन्स हैंड्स एंड फीट वर टाइड एंड शी वाज थ्रोन इनटू अ लेक और रिवर. अब इस टेक्निक के थ्रू क्या करते थे, वो इंसान के हाथ और पांव बांध देते होते थे और उसको रिवर के अंदर फेंक देते होते थे. इफ शी फ्लोटेड शी हैड टू बी गिल्टी बिकॉज ओनली द डेविल कुड मेक समवन फ्लोट. कि अगर वो तैरने लग जाते थे या तैर के ऊपर आ जाते थे, इसका मतलब है कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं डेविल एंड डेमन्स. इफ शी सैंक, अगर वो डूब जाते थे, शी वाज इनोसेंट, तो वो इनोसेंट है, उनके ऊपर कोई जो सुपरनेचुरल इफेक्ट नहीं है. तो शी वाज इनोसेंट बट हैड ड्रोन, लेकिन तब तक तो वो डूब जाते थे. अब इस टेक्निक के थ्रू, फ्लोर टेस्ट टेक्निक के थ्रू जो है उन्होंने जो था वो एग्जामिन किया था कि कौन सा इंसान जो है वो सुपरनेचुरल इफेक्ट है उस पर और किसके ऊपर नहीं है. During the witch hunts of the early modern period of the 16th
and 17th century the first facilities for the mentally ill called asylums. अब यहाँ पर जो था मिडिवल टू अर्ली मॉडर्न यूज, अर्ली जो मॉडर्न एरिया था, यहाँ पर असाइलम्स बनाए गए थे टू फैसिलिटेट फॉर द मेंटली इल. वो इंसान जो मेंटली इल होते थे उनको उन असाइलम्स के अंदर रखा गया था. असाइलम्स बेसिकली एक हॉस्पिटल्स होते हैं मेंटली इल पेशेंट्स के लिए, जहाँ पर मेंटली इल पेशेंट जो है वहाँ पर रहते हैं और उनको जो है वो साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है. अच्छा, asylum facilitates for treating the mentally ill in Europe during the Middle Ages and into the 19th century. अब यूरोप में 19th centuries में जो थे asylums बनाए गए थे mentally ill patient के लिए, उनको treat करने के लिए. The most famous was located at St. Mary of Bethlehem in London, England. जो most famous है उस टाइम पे लंदन में जो था इंग्लैंड में बनाई गई थी. Although it had served as a hospital for the mentally ill and others since the 1300s. By then, it was really no more than a storage house for the mentally ill and other social castaways. अब ये mentally ill जो थे उनके लिए एक storage, एक जगह बनाई गई थी जहाँ पर जो था उनको रहने की जगह थी. For the most part, people removed mentally ill people from society more than they helped them adjust to society. अब पास्ट में भी लोग क्या करते होते थे, ऐसे लोग जो मेंटली इल होते थे उनको किक आउट कर देते थे सोसाइटी से बाहर निकाल देते थे, बजाय इसके कि उनको सोसाइटी में जो है एडजस्ट करे, उसकी बजाय जो थे वो उनको बाहर निकाल देते होते थे. द कंडीशंस वर डिप्लोरेबल एंड कॉटिक. पेशेंट्स वर पुट इन विंडोलेस एंड फिल्थी रूम्स एंड वर चेन्ड एंड शेकल्ड टू द वॉल्स. अब इतना इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता था ऐसे लोगों को कि उनको दीवार के साथ बांध दिया जाता था, उनको जंजीरों के साथ बांध दिया जाता होता था, उनको ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता होता था जो विंडोलेस होते थे. इस टाइम पे जो था लोगों के साथ या मेंटली इल पेशेंट जो होते थे या जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता था उन लोगों के साथ इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता था. The local population, including William Shakespeare, called the place Bedlam, or shortened version of Bethlehem, and that is how the term came to be associated with colic and nausea conditions. अच्छा, फिर asylum ये यूरोप में बनाई गई थी. कंडीशंस जब जो थी कंडीशन जो थी वो डिप्लोरेबल एंड कॉटिक हो गई थी, इतनी बुरी कंडीशंस हो गई थी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लोगों के साथ इनह्यूमनली ट्रीट किया जाने लगा था. तो उनके लिए asylum बनाई गई थी यूरोप में, जो जिसकी शॉर्ट फॉर्म में बेदलाम उसको बोला गया था. कि मूवमेंट्स फॉर मॉरल ट्रीटमेंट एमर्ज इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो यूएस में जो थी ये मूवमेंट जो थी फिर स्टार्ट हुई थी कि जिन लोगों को जो पेशेंट्स होते थे उनको जो इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता था उनको फिर जो था वो ह्यूमनली ट्रीट किया जाने लगा था. अच्छा, मॉरल ट्रीटमेंट होने लगा था लोगों पे 19th सेंचुरी में. 19th सेंचुरी अप्रोच to treating the mentally ill with dignity in caring environment. अब 19th सेंचुरी में जो था लोगों को डिग्निटी के साथ और केयरिंग एनवायरनमेंट के अंदर उनका ट्रीटमेंट होने लगा था. इन रिस्पॉन्स टू दिस इनह्यूमन कंडीशंस, रिफॉर्म मूवमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ मोरल ट्रीटमेंट emerged in Europe and the United States. The main idea was to provide a relaxing place where these patients would be treated with dignity and care. अब वो जो मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी 19th सेंचुरी में, उनका मकसद क्या था कि ऐसे लोग जो थे जिनको इनह्यूमनली ट्रीट किया जाने लगा था उनके लिए जो था ह्यूमनली एंड केयर उनको दी जाए और डिग्निटी से जो था उनको ट्रीट किया जाए. बेसिकली इस मूवमेंट का ये मकसद था. The first major proponent of human therapies was the Frenchman Philippe Pinel in 1783. अब जो मॉरल ट्रीटमेंट के ऊपर जो काम किया था सबसे पहले वो फिलिप पाइनल था, जिसने मॉरल थेरेपी दी थी 1783 में. इसका अपना टाइम ड्यूरेशन था 1745 टू 1826. 1783 में इसने मॉरल थेरेपी दी थी. सबसे पहले इसने मॉरल ट्रीटमेंट के ऊपर काम किया था. इन द यूनाइटेड स्टेट्स the first practitioner of moral treatment was Dorothea Dix. अब सबसे पहले मॉरल थेरेपी तो इसी ने दी थी, लेकिन सबसे पहली बंदी जिसने काम किया था एज अ प्रैक्टिशनर, ट्रीटमेंट किया था इसने मॉरली, वो थी डोरोथिया डिक्स. आफ्टर विजिटिंग अ प्रिजन इन 1841, इसने 1841 में जो था विजिट किया था एक प्रिजन को, एंड विटनेसिंग द abhorrent and inhuman treatment of the inmates, some of them suffering from psychological disorders, Dix vowed to change these conditions. अब डिक्स ने जब
किया था, एग्जामिन विटनेस किया था किस तरह से जो था लोगों को इनह्यूमनली ट्रीट किया जाने लगा और कंडीशन कितनी खराब हो चुकी है। तो इसने उसको चेंज करने के लिए जो स्टेप्स लिए थे डोरोथिया डिक्स ने, एक वुमेन थी ये। अच्छा, ओवर द नेक्स्ट 40 years, अगले 40 साल में शी पर्सनली हेल्प अपॉन 30 होम्स थ्रू आउट नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में इसने 30 जो होम्स थे उनकी हेल्प की थी, मॉरली ट्रीट किया था उनको। मॉरल थेरेपीज वर अमंग द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट दैट रेगुलरली हेल्प पीपल गेट बेटर। अब यहाँ पे जो था 19th सेंचुरी में जब लोगों को मॉरली ट्रीट किया जाने लगा तो लोगों ने बहुत जल्दी जो था वो सब जो था वो ठीक रिकवर होना शुरू हो गए थे। उनकी सिचुएशन जो थी या जो कंडीशन थी जो लोग सफर कर रहे थे इसमें मॉरल ट्रीटमेंट के थ्रू या मॉरल थेरेपीज के थ्रू उन्होंने ज्यादा जल्दी जो है वो उनमें इम्प्रूवमेंट आने लग गई थी। अच्छा, इसके बाद है अब मॉडर्न व्यूज मॉडर्न एरिया में जो था या मॉडर्न टाइम में जो था वो क्या काम किया गया था। बाय द 1880s एंड 1890s द जर्मन साइकियाट्रिस्ट Emil Kraepelin collected data on the various kinds of psychological disorders and began systematically classifying and diagnosing them. अब सबसे पहले जो काम किया था वो ये एमिल क्रेपलिन था। इसने काम किया था 1883 में डिमेंशिया प्रीकॉक्स पे। इसने डिमेंशिया प्रीकॉक्स जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई थी। He popularized the term dementia precox, premature dementia, which he later changed to schizophrenia, जिसको आप कहा जाने लगा schizophrenia. Schizophrenia is a serious mental disorder. 1986 में एमिल क्रेपलिन जो था उसने इंट्रोड्यूस कराई थी एज अ डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से। एंड 1911 में यूजीन ब्यूलर जो है उसने शिजोफ्रेनिया टर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई थी। अब शिजोफ्रेनिया जो है ये एक बेसिकली ग्रीक वर्ड है। शिजो मीन्स स्प्लिट एंड फ्रेन मीन्स माइंड, सो इट डिफाइंस एज स्प्लिट ऑफ माइंड, मतलब दिमाग का शक हो जाना या दिमाग का टुकड़ों में बंट जाना। अच्छा, मॉडर्न साइकोलॉजी व्यूज में साइको एनालिटिक व्यू आता है, बिहेवियरिज्म आता है, ह्यूमनिस्टिक आता है, कॉग्निटिव आता है। ये सारी फील्ड जो है ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मॉडर्न एरिया में वो साइको एनालिटिक व्यू की बात कर रहे हैं। साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट भी है जिसका फादर जो है वो सिगमंड फ्राइड है। साइको एनालिसिस जो है इसने इंट्रोड्यूस कराई थी। इसकी साइको एनालिसिस एक थेरेपी थी जो इसने यहाँ पर जो थी मॉडर्न एरिया में इंट्रोड्यूस कराई थी। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1856 to 1939। अब सिगमंड फ्राइड, फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट। सिगमंड फ्राइड जो है वो साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस बंदा था और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी इसी बंदे पे किया गया था। इसका पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ कि सिगमंड फ्राइड जो है उसने सबसे ज्यादा अनकॉन्शियस से बात की थी। उसके अलावा इसने एक बुक लिखी थी ड्रीम एनालिसिस के नाम से। ड्रीम्स पे भी इसने काम किया था। इसने कहा था कि आपके ड्रीम्स के पीछे भी आपकी अनकॉन्शियस थिंकिंग जो होती है वो आपके माइंड में छुपी होती है। अच्छा, अराउंड द टर्न ऑफ द 20th century in Austria, Sigmund Freud developed a form of therapy called psychoanalysis. Psychoanalysis के नाम से जो थी वो इसने थेरेपी इंट्रोड्यूस कराई थी। A clinical approach to understanding and treating psychological disorders. Psychoanalysis assumes that the unconscious mind is the most powerful force behind thought and behavior. अब इसका कहना था कि आपके thought and behavior के पीछे unconscious mind होता है आपका। And the dreams have meaning and are the most direct route to the unconscious mind. अब वो कहते हैं कि आपके ड्रीम्स का भी कोई ना कोई मतलब होता है और आपके ड्रीम्स के पीछे भी आपकी अनकॉन्शियस में थिंकिंग छुपी होती है। By the middle of the 20th century, 3 of the major modern developments in clinical psychology has emerged. अब 20th century में जो था मॉडर्न टाइम में या मॉडर्न डेवलपमेंट में क्लिनिकल साइकोलॉजी पे 3 तरह से काम हुआ था। एक साइकोथेरेपी पे काम हुआ था, ड्रग थेरेपी पे काम हुआ था एंड मॉडर्न जो था वो क्राइटेरिया बनाया गया था डायग्नोस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर्स का। उसके लिए DSM की बुक बनाई गई थी। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल वन कॉमन फॉर्म ऑफ मॉडर्न थेरेपी। अब यहाँ पर थेरेपी जो थी
उसके बाद किया उन्होंने मॉडर्न थेरेपी की कॉग्निटिव बिहेवियरल। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल कॉग्निटिव कॉग्निशन से निकला है, जिसमें आपकी सारी थिंकिंग होती है, एंड बिहेवियरल आपके बिहेवियर की बात हो रही है। ये थेरेपी है, मॉडर्न थेरेपी थी, ये तब मॉडर्न टाइम पे इंट्रोड्यूस कराई गई थी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अच्छा, इट फोकसेस ऑन चेंजिंग अ पर्सन्स मैलएडेप्टिव थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न्स बाय डिस्कसिंग एंड रिवॉर्डिंग मोर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग। अब यहाँ पर जो है इस थेरेपी के थ्रू जो है आपकी नेगेटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव बिहेवियर को चेंज किया जाता है आपके पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव बिहेव में। ये मॉडर्न टाइम में ये थेरेपी जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी। When diagnosing psychological disorders, psychologists use a diagnostic and statistical manual. अब diagnostic and statistical manual ये एक बुक है DSM की, जो मॉडर्न टाइम पे जो थी वो स्टार्ट हुई थी। DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4 एंड DSM-5। रिसेंटली जो है वो DSM-5 बुक जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अच्छा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सारी बुक्स हैं। DSM-1 1952 में इंट्रोड्यूस हुई थी, DSM-2 1968 में इंट्रोड्यूस हुई थी, DSM-3 जो है 1980 में इंट्रोड्यूस हुई थी। DSM-3 की रिवीजन हुई थी दोबारा से 1987 में, इसमें थोड़ी चेंजिंग्स की गई थी। DSM-4 1994 में एंड DSM-4 TR, ये भी टेक्स्ट रिवीजन DSM-4 की दोबारा से उस बुक को रिवाइज किया गया था और उसको थोड़ा चेंज किया गया था 2000 में। और रिसेंटली जो DSM-5 है वो भी आ चुकी है। अब बेसिकली ये बुक क्या है, DSM जो है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अब इसके अंदर जो है मेंटल डिसऑर्डर्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन की गई है कि when diagnosing psychological disorders, psychologists use the diagnostic and statistical manual। जब साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डायग्नोस कर रहे होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को, तो ये बुक जो होते हैं इस बुक को कंसल्ट करके इसमें इसकी क्लासिफिकेशन देकर जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको डायग्नोस किया जाता है। करंटली इन इट्स 4th edition, this standardized reference is referred to as the Diagnostic and Statistical Manual 4th edition text revision, originally published in 1952. The DSM includes diagnosis more than 250 psychological disorders। अब DSM-4 की जो बुक है उसमें 250 से ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन की गई है। अब इस बुक के अंदर जो है सारे के सारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, उनके साथ उनके सिम्टम्स बताए गए हैं, उनकी टाइम ड्यूरेशन बताई गई है। तो जब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जब वो डायग्नोस कर रहे होते हैं डिसऑर्डर्स को, तो वो इस बुक को कंसल्ट करते हैं। इसके अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन दी गई है और बताया गया कि इतना टाइम ड्यूरेशन हो और ये सिम्टम्स हो तो ये डिसऑर्डर होता है। तो ये जो बुक है इसके अंदर जो है सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी डिटेल्स दी गई हैं। आई होप आपको समझ आती होगी। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।